हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैनेजमेंट टॉपिक से हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के 14 सिद्धांत। इन 14 सिद्धांतों का अध्ययन पेपर के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इससे पहले हम मैनेजमेंट के फंक्शन के बारे में बात कर चुके थे, करैक्टरिस्टिक के बारे में बात कर चुके थे और इसके मीनिंग एंड डेफिनेशन के बारे में बात कर चुके थे। तो आइए स्टूडेंट, आज शुरू करते हैं 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्योल। बट बिफोर स्टार्टिंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ यह एक बार फिर आपसे कहना चाहूँगा कि कोरोना वायरस बहुत ही तेज़ी से हमारे देश में फैल रहा है, पूरे देश को अपनी चपेट में ले रखा है और इससे बचाव का अगर कोई तरीका कारगर है तो सबसे ज़्यादा सुरक्षित और कारगर तरीका है अपने आप को घर पर सुरक्षित रखने का, लोगों से दूरी बनाने का। और ये मैंने कुछ स्क्रीन पे आपको दिखाया है, इनके बारे में हम सभी जानते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे से जो लापरवाही हो जाती है हमें उससे बचना है। इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट से कहूँगा कि वे अपने सभी घर के सदस्यों को, अड़ोस पड़ोस को और अन्य लोगों को इसके प्रति जागरूक करें। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हियर इज द फर्स्ट principle of management: division of work. Specialization allowed that the individual to build an experience and to the continuously improve his skill, thereby he can be more productivity. हमें कार्य, डिवीज़न ऑफ वर्क मीन्स कार्य का बंटवारा। तो निश्चित रूप से कार्य का बंटवारा हमें इस प्रकार से करना चाहिए ताकि जो कार्य में लगे हुए हैं उनकी प्रोडक्टिविटी डे बाय डे निखरती जाए। नेक्स्ट इज सेकंड इज अथॉरिटी। द राइट्स ऑफ इशू commands along with which must go to the balanced responsibility for its function। निश्चित रूप से दूसरा जो सिद्धांत है वो है अधिकार और उत्तरदायित्व। यहाँ पर मैनेजमेंट को ये भी डिसाइड करना है कि राइट्स एंड अथॉरिटी दोनों इस प्रकार से होनी चाहिए कि तो कार्य सुचारू रूप से चल सके। अगर केवल हम अथॉरिटी दें और रेस्पॉन्सिबिलिटी ना दें तो भी कार्य नहीं होगा, और रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दें और कार्य का अधिकार नहीं दें तो भी कार्य नहीं हो सकता। इसीलिए इन दोनों में बैलेंस करना अति आवश्यक होता है। नेक्स्ट इज डिसिप्लिन। Employee must obey, but this is the two-sided. Employee will only obey orders if management play their part of providing good leadership। निश्चित रूप से डिसिप्लिन अपने कार्य से देखा जाता है और ये दोनों साइड से होता है। अगर निश्चित रूप से एम्प्लॉइज must obey, but there is two-sided. Employee will only obey order if management play their part by providing good leadership। डिसिप्लिन निश्चित रूप से यहाँ पर ये कहा जाता है कि डिसिप्लिन आपके कार्य से झलकता है। डिसिप्लिन ये भी बताता है कि कार्य समय से किया जाना चाहिए। अगर आपके कार्य में समय सीमा निश्चित होनी चाहिए, कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए, तो ये सभी डिसिप्लिन के पार्ट होंगे। नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड दैट्स मीन
Easy work should have only one boss with no other conflicting lines of command. यूनिट ऑफ कमांड यानी कि आदेश की एकता। निश्चित रूप से एक कार्य को सफलतापूर्वक तभी कराया जा सकता है जबकि आदेश देने वालों में एक समानता हो, यानी कि किसी कार्य के लिए आदेश केवल एक व्यक्ति के द्वारा दिया जाए, और यदि आदेश एक से अधिक व्यक्ति द्वारा दिया जाता है तो कार्य नहीं हो पाएगा। इसका एक हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। जिस प्रकार से एक व्यक्ति के सिर पर एक से अधिक सर हों तो उसे पता नहीं चल पाएगा कि किस सिर द्वारा कौन सा आदेश दिया गया है, तो वह मानव न रह के दानव बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से एक व्यक्ति तभी कार्य सही कर पाएगा यदि उसे आदेश देने वाला व्यक्ति एक ही होगा। तो निश्चित रूप से आदेश की एकता यही बताती है कि आदेश केवल एक उससे ऊपर वाले अफसर के द्वारा दिया जाना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यहाँ पर अगला नेक्स्ट मेन प्रिंसिपल is unity of direction. Pupil engaged is the same kind of the activity must have to be the same objective in the single plan. Here is the maybe कि एक व्यक्ति को डायरेक्शन एक ही व्यक्ति द्वारा दिया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक डायरेक्टर के बीच में कार्य करता है तो वह कार्य नहीं हो सकता, वो सफलतापूर्वक नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए यदि हम देखें, यदि एक नर्तकी को दो डायरेक्टर डांस कराते हैं तो वह नर्तकी कभी भी अच्छा नृत्य नहीं कर सकती जब तक कि उसे केवल एक डांस डायरेक्टर के द्वारा ही डांस के स्टेप बताए जा रहे हों। तो ठीक उसी प्रकार से यदि अच्छा कार्य मैनेजमेंट को कराना है तो निश्चित रूप से इस सिद्धांत का पालन करना होगा कि डायरेक्शन केवल एक व्यक्ति के द्वारा ही हो। Subordination of individual interest. Management must see that the goals of the firm are always paramount. Here is a very simple thing कि एक संस्था में कार्य करते समय हमें अपने व्यक्तिगत हितों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए, हमें केवल संस्था के हितों को ध्यान में रखना चाहिए। जिस प्रकार से हम अगर एक मैच जीतना चाहते हैं तो हमें अपने व्यक्तिगत स्कोर कार्ड पर ध्यान न रख करके मैच को जिताने पर ध्यान रखना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी एक संस्था में काम करते समय अपने व्यक्तिगत पर्सनल इंटरेस्ट को नहीं बल्कि संस्था के हित के संबंध में कार्य होना चाहिए। Remuneration. Payment is the important motivator. Although by the analyzing a number of possibility, Fayol points out of there is no such thing as a perfect system. The system on the basis of वर्क इम्पोर्टेंस। रेमुनेशन की जहाँ तक बात करें तो रेमुनेशन का निर्धारण जो है व्यक्ति की योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए, पर्सनल उसकी एबिलिटी के आधार पर। एक व्यक्ति की एबिलिटी क्या है, उसका परफॉर्मेंस कैसी है, उस आधार पे उनके रेमुनेशन का निर्धारण होना चाहिए, न कि उनके व्यक्तिगत इंटरेस्ट के आधार पर। अगर संस्था को अच्छा हित, यदि संस्था में अच्छा हित कराना है तो निश्चित रूप से संस्था में अच्छा हित करना है तो हमें निश्चित रूप से व्यक्ति के कार्य के अकॉर्डिंग ही उन्हें पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। पारिश्रमिक हमेशा निश्चित रूप से व्यक्तियों की व्यक्तिगत योग्यता के साथ साथ उनके द्वारा किए गए परफॉर्मेंस के आधार पर ही
होना चाहिए। नेक्स्ट इज centralization and decentralization. There is a matter of degree depending on the condition of the business and the quality quality of its personnel. सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि मैनेजमेंट के द्वारा किन अधिकारों का केंद्रीकरण कराया जाना चाहिए, किन का विकेंद्रीकरण। निश्चित रूप से वे अधिकार जिन अधिकारों को देकर संस्था की उन्नति होती है, तो ऐसे अधिकारों को विकेंद्रीकरण करना चाहिए। और ऐसे अधिकार जिनको देने से कार्य में बाधा आती है, ऐसे अधिकारों का केंद्रीकरण किया जाना चाहिए। इसीलिए यह निर्धारण मैनेजमेंट द्वारा करना चाहिए कि किन अधिकारकर्ताओं का केंद्रीकरण किया जाए और किन का विकेंद्रीकरण किया जाए। स्केलर चेन, line of authority. Scalar chain refer to the number of level in the hierarchy from the ultimate authority to the lowest level in the organization. सोपान चैन, यह इस बात को दर्शाती है कि एक कार्य के लिए श्रृंखला चयन किस प्रकार की है। अगर एक व्यक्ति को कोई बात अपने से ऊपर पहुंचानी है तो वह उस श्रृंखला चयन के आधार पर ही उस बात को 1 बाय 1 करके पहुंचाए। उसी प्रकार से यदि मैनेजमेंट को कोई सूचना पहुंचानी है तो वो भी उसी प्रकार की श्रृंखला के आधार पर पहुंचानी चाहिए। लेकिन यदि कहीं कोई विशेष बात तुरंत पहुंचानी है तो श्रृंखला को बीच में ड्रॉप रख करके ऊपर लेवल पर भी बात की जा सकती है। तो यहाँ पर यही ध्यान देने वाली बात है कि हमें निश्चित रूप से जो हायरार्की बनाई है उसको नज़रअंदाज ना करते हुए बात नहीं करनी चाहिए, यानी कि हायरार्की का पालन करना चाहिए। विशेष दशाओं में ही हायरार्की को एक तरफ रखते हुए कार्य किया जा सकता है, केवल विशेष दशाओं में। ऑर्डर, both material order and the social order are necessary. The former minimizing lost time and handling of material, the latter is achieved through organization and the selection. What is the meaning of ऑर्डर? ऑर्डर मीन्स समता। यहाँ पर समता से तात्पर्य है समानता का अधिकार, अर्थात सभी के साथ एक समान एक प्रकार का व्यवहार रखना चाहिए। सभी के साथ एक समान यहाँ पर ऑर्डर अर्थात व्यवस्था एक समान होनी चाहिए। व्यवस्था से मतलब है कि सही स्थान पर सही वस्तु का होना और सही वस्तु के लिए सही स्थान होना। अगर व्यवस्था सही होती है तो निश्चित रूप से कार्य आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कौन सी वस्तु किस स्थान पर मिलेगी और किस वस्तु को रखने के लिए कौन सा निश्चित स्थान होगा। जब हम इस सिद्धांत का पालन करेंगे तभी हम कार्य को सफलतापूर्वक, आसानी से और सरलता से कर सकते होंगे। नेक्स्ट इज इक्विटी। Equity in running a business, a combination, the kindness and justice is needed.
ट्रेडिंग एम्प्लॉय विल एज इम्पोर्टेंट टू द अचीव इक्विटी। इक्विटी यानी कि समता, समता का मतलब समानता का व्यवहार। यहाँ पर संस्था के अंदर मैनेजमेंट को यह भी ध्यान रखना होगा कि सभी के साथ एक समान व्यवहार किया जाना चाहिए, अर्थात कार्य के प्रति भाई भतीजावाद को नहीं अपनाना चाहिए। भाई भतीजावाद अपना करके कार्य नहीं किया जा सकता, सभी को एक ही दृष्टि से देखा जाना चाहिए, और वो दृष्टि जो है वो कार्य की दृष्टि। जो व्यक्ति जितना बेहतर कार्य करेगा उसको उसी के आधार पर उसको आकलन किया जाना चाहिए। जैसी परफॉर्मेंस कार्य की दिखाएगा उस परफॉर्मेंस के आधार पर ही उसका आकलन होना चाहिए। तो समता का आधार सभी के साथ एक समान व्यवहार होना, यानी कि जस्टिस एक समान होना चाहिए। Stability. Employees work better if job security and career progress are assured to them. Stability is the main प्रिंसिपल। देखिएगा, अगर कभी कोई कार्य बेहतर कराना है तो निश्चित रूप से जो वर्कर कार्य करते हैं, यदि उनके मन में कार्य के प्रति स्टेबिलिटी की भावना है, उन्हें ये लगता है कि वो कार्य पे स्थायित्व है, उन्हें अपनी कार्य काल में उन्हें उनके कार्य से नहीं हटाया जा रहा, उनके मन में हर समय कार्य से हटने की भावना नहीं है, तो निश्चित रूप से वो कार्य बेहतर करेंगे। ये भावना मैनेजमेंट के द्वारा डाली जाएगी। मैनेजमेंट के द्वारा इस तरीके का वर्क किया जाना चाहिए ताकि वर्कर के मन में रहे कि यदि वे बेहतर कार्य कर रहे हैं तो उन्हें किसी भी दशा में उन्हें कार्य से विरत नहीं किया जाएगा। अर्थात कार्य से विरत केवल कार्य की परफॉर्मेंस के आधार पर ही किया जाता है, अन्य किसी आधार पे नहीं। जब ये भावना कर्मचारियों के मन में आती है तो वो कार्य सफलतापूर्वक करते हैं। तो उनके मन में स्टेबिलिटी की भावना का लाना मैनेजमेंट का मुख्य सिद्धांतों में से एक है। Initiative. Allow all personnel to show their initiative in some way in a sort of system for the organization. एक संस्था के अंदर निश्चित रूप से जो बेहतर कार्य कर सकता है और बेहतर कार्य कर रहा है, सभी व्यक्ति को जो भी कार्य बेहतर करता है उन्हें उन कार्य का इनिशिएटिव लेने का हक है। निश्चित रूप से जो बेहतर कार्य कर रहा है वो उसका इनिशिएटिव उसे ही दिया जाना चाहिए। यहाँ पर उसके कार्य जिसके द्वारा बेहतर कार्य किया जाता है उसके लिए उसको पारितोषिक भी दिया जाना चाहिए। तो निश्चित रूप से इस सिद्धांत का भी पालन होना चाहिए। एंड लास्ट स्पिरिट डी कॉर्प, सहयोग की भावना। रियल टैलेंट इज नीडेड टू कोऑर्डिनेट एफर्ट, encourage keenness, use each person ability and the reward each one merit without arising possible jealous and disturbing harmless relations। सहयोग की भावना, और ये किसी भी कार्य स्थल पर, किसी भी संस्था के लिए, किसी भी स्थान के लिए अत्यधिक ज़रूरी है। जिस स्थान पर कार्य किया जाता है वहाँ पर सहयोग की भावना का होना ज़रूरी है। यदि कार्य करते समय आपस में सहयोग की भावना नहीं है तो कार्य सफलता से नहीं हो सकता। किसी भी एक संस्था अपने लिए निर्धारित गोल को
अपने कर्मचारियों से जब तक पूर्ण नहीं करा सकती जब तक कि वो अपने कर्मचारियों में जिनसे कार्य कराना है उनके अंदर सहयोग की भावना न डाले। उदाहरण के लिए एक फुटबॉल टीम, उदाहरण के लिए एक हॉकी टीम, कभी भी एक हॉकी टीम अपना मैच नहीं जीत सकती जब तक कि हॉकी में खेलने वाले सभी खिलाड़ी के मन में ये भावना न हो कि सामने वाली टीम पर गोल करना है। और सामने वाली टीम पर गोल तभी किया जा सकता है जब गोल करने वाली टीम के सभी खिलाड़ी आपस में एकजुट होकर सामने वाली टीम को टारगेट करके गोल ना कर दें। तो सहयोग की भावना सबसे बड़ी बात है, और सहयोग ये मान के किया जाना चाहिए कि ये कार्य एक परिवार का हो रहा है, अपने घर का हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये थे मेजरमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट, हेनरी फ्योल द्वारा निर्धारित प्रबंध के 14 सिद्धांत। इन सिद्धांतों के बारे में आप इन्हें अच्छी तरीके से लर्न कीजिएगा, इनका अध्ययन कीजिएगा। इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो मेरे से डिस्कस कीजिएगा। अगली वीडियो में एक और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करूँगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।